आपका स्वागत है। मैं दशरथ वर्मा आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से 5 वीडियो दे चुका हूं। उसमें अंतिम वीडियो था आहार नाल से संबद्ध पाचक ग्रंथियां। आहार नाल से संबद्ध पाचक ग्रंथियों में आपको 2 ग्रंथियों के बारे में जानकारी दी गई। पहली थी लार ग्रंथ और दूसरी थी आमाशयी ग्रंथ या जठर ग्रंथियाँ। तो लार ग्रंथ से 3 जोड़ी या 6 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। उसमें आपको बताया गया पैराटिड या कर्णमूल ग्रंथ, दूसरी थी अधोजीवा, तीसरी थी अधोहन। फिर आमाशयिक या जठर ग्रंथियों के बारे में आपको भी जानकारी दी गई, जिसमें से 3 ग्रंथियां पाई जाती हैं, कार्डियक ग्रंथ, पाइलोरिक ग्रंथ, फंडिक ग्रंथ। तो कार्डियक और पाइलोरिक जो तीसरी फंडिक थी, ये 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई थी। मुख्य कोशिकाएं या जाइमोजेनिक कोशिकाएं, दूसरी थी आक्सेंटिक या पेराइटल कोशिकाएं, तीसरी थी गाबलेट कोशिकाएं और चौथी थी आर्जेंटेफिन कोशिकाएं। आज का टॉपिक है आहार नाल से संबद्ध पाचक तीसरी ग्रंथ है आंतरीय ग्रंथियां। तो आइए हम आपको तीसरी ग्रंथ है आंतरीय ग्रंथियां। आंतरीय ग्रंथियां, इंटेस्टाइनल ग्लैंड इसे कहा जाता है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ये आंतरिक ग्रंथियां जो होती हैं 2 प्रकार की होती हैं। कहाँ होती हैं? 2 प्रकार। पहले कहा जाता है क्रिप्ट्स ऑफ लीवर-कुहन, क्रिप्ट्स ऑफ लीवर-कुहन, लीवर-कुहन की ग्रंथियां, लीवर-कुहन की ग्रंथियां। और दूसरी है ब्रूनर ग्रंथियां, दूसरी है ब्रूनर ग्रंथियां। ब्रूनर्स ग्लैंड्स। तो इस प्रकार आंत ग्रंथियों में 2 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहली है क्रिप्ट्स ऑफ लीवर-कुहन, लीवर-कुहन की ग्रंथियां, और दूसरी है ब्रूनर ग्रंथियां या ब्रूनर ग्रंथ। लीवर-कुहन की ग्रंथियों से पाचक रस का स्राव होता है, पाचक रस तथा श्लेष्म का स्राव होता है, जबकि ब्रूनर ग्रंथियों से आंतरीय रस का स्राव होता है। ये ब्रूनर ग्रंथियां छोटी आंत के अग्रभाग डुओडेनम तथा जेजुनम में डुओडेनम तथा इलियम में पाई जाती हैं, जबकि जेजुनम में ये अनुपस्थित होती है। इनसे आंतरीय रस का स्राव होता है। आंतरीय रस को सक्कस इंटेरिकस भी कहा जाता है, सक्कस इंटेरिकस भी कहा जाता है। आइए लीवर-कुहन की ग्रंथियों के बारे में किस किस पाचक रस का स्राव होता है उसको आपको आगे बता रहे हैं। तो क्रिप्ट्स ऑफ लीवर-कुहन, लीवर-कुहन की ग्रंथियों से किसका स्राव होता है? पाचक रस का स्राव होता है। किसका स्राव होता है? पाचक रस का स्राव होता है। और इस पाचक रस में क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम्स। क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं? भोजन के उन अयों जिनका पाचन लार रस और जठर रस के द्वारा नहीं हुआ होता है, उन अयों का पाचन आंतरीय रस में उपस्थित पाचक रस अर्थात एंजाइमों के द्वारा होता है। आइए वे कौन से पाचक रस हैं जो आंतरीय रस में पाए जाते हैं? तो पहला है इसमें आंत रस है। पहला पाचक एंजाइम है, क्या है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाला, कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करने वाला एंजाइम है पहला, जिसे कहा जाता है सुक्रेज। क्या कहा जाता है? सुक्रेज। यह भोजन की कार्बोहाइड्रेट्स को
किस में तोड़ता है? ग्लूकोस और फ्रक्टोस में तोड़ता है। ग्लूकोस प्लस फ्रक्टोस में तोड़ता है। फिर दूसरा कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरा एंजाइम है लैक्टेस। यह भोजन की लैक्टोज शर्करा को, किस शर्करा को? लैक्टोज शर्करा को, एक कौन शर्करा होती है? ये सुक्रोस होती है। ये क्या होती है? सुक्रोस। ये क्या होती है? सुक्रोस। ये क्या होती है? ये भोजन की लैक्टोज शर्करा होती है। कौन शर्करा होती है? लैक्टोज शुगर होती है। कौन शुगर होती है? लैक्टोज शुगर होती है। लैक्टोज शर्करा को लैक्टेज एंजाइम किस में कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज प्लस ग्लाइकोस। इस प्रकार ये लैक्टोज शर्करा कहां पाई जाती है? दूध में पाई जाती है। किसके द्वारा? लैक्टेज एंजाइम के द्वारा। लैक्टेज एंजाइम का स्राव कहां से होता है? आंतरीय रस में होता है, लीवर कोन की ग्रंथियों से होता है। किसमें टूट जाती है? ग्लूकोस और प्लस ग्लाइकोस में टूट जाती है। फिर अगली क्या है? माल्टोज शर्करा। अगला कौन कार्बोहाइड्रेट्स है? कार्बोहाइड्रेट्स। ये कौन कार्बोहाइड्रेट्स होता? माल्टोज। कौन शर्करा होती है? माल्टोज शर्करा होती है। कौन शर्करा होती है? माल्टोज शर्करा होती है। ये माल्टोज शर्करा को कौन एंजाइम? माल्टेज एंजाइम इसे ग्लूकोस, इसमें तोड़ता है ग्लूकोस प्लस फ्रक्टोस में तोड़ता है। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोस में तोड़ता है। इस प्रकार आंतरीय रस के द्वारा स्रावित कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम सुक्रेज, लैक्टेज, माल्टेज के द्वारा शेष कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर लिया जाता है। अर्थात शेष कार्बोहाइड्रेट सरल घुलनशील अणुओं में टूट जाती है। फिर अगला है पाचक रस है किसका पाचन करने वाला? अगला पाचक रस है प्रोटीन का पाचन करने वाला पाचक रस है इरेप्सिन। क्या है? इरेप्सिन। प्रोटीन का पाचन करने वाला अगला पाचक रस है इरेप्सिन। जो शेष प्रोटीन होती है, भोजन की जो शेष प्रोटीन होती है, उसको आंतरीय रस में उपस्थित प्रोटीन पाचक विकर इरेप्सिन जो होती है, उसे किसमें तोड़ देती है? किसमें तोड़ती है? पेप्टोन्स धन पॉलीपेप्टाइड में तोड़ती है। पेप्टोन्स प्लस पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ती है। पॉलीपेप्टाइड्स किसमें टूट जाती है? इस प्रकार आंतरीय रस में उपस्थित प्रोटीन पाचक एंजाइम इरेप्सिन के द्वारा भोजन की शेष प्रोटीन पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड में टूट जाती है। और ये पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड क्या है? सरल घुलनशील अणु होते हैं। फिर अगला क्या है? अगला भोजन का शेष अवयव क्या? फैट, वसा होती है। क्या होती है? वसा होती है। जो भोजन की शेष वसा होती है, फैट्स, इसको कौन एंजाइम? इंटेस्टाइनल लाइपेज। कौन? इंटेस्टाइनल लाइपेज किसमें तोड़ता है? इसे फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में तोड़ता है। किसमें तोड़ता है? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में तोड़ता है। इस प्रकार भोजन की शेष वसा जो होती है इंटेस्टाइनल लाइपेज के द्वारा, या इसे स्टिएप्सिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टिएप्सिन। क्या कहा जाता है? इसे स्टिएप्सिन भी कहा जाता है, स्टिएप्सिन एंजाइम भी कहा जाता है। इसके द्वारा शेष वसा जो होती है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में टूट जाती है। अब भोजन का चौथा अवयव बचता है डीएनए और आरएनए।
क्या बचता है? डीएनए और आरएनए। तो भोजन की शेष न्यूक्लिक अम्लों का पाचन आंतरीय रस में उपस्थित डीऑक्सी राइबोन्यूक्लेज और राइबोन्यूक्लेज एंजाइम के द्वारा एक क्रमशः न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड में टूट जाती है। तो भोजन की जो शेष न्यूक्लिक अम्ल होती है, न्यूक्लिक एसिड्स होती है, एक किसमें टूटती है? किसके द्वारा? न्यूक्लियेजेज एंजाइम के द्वारा। किसके द्वारा? न्यूक्लियेजेज एंजाइम के द्वारा किसमें टूटती है? किसमें टूटती है? न्यूक्लियोटाइड्स में टूटती है। किसमें? न्यूक्लियोटाइड्स। किसमें टूटती है? न्यूक्लियोटाइड्स। और ये न्यूक्लियोटाइड्स पुनः न्यूक्लियेजेज एंजाइम के द्वारा पुनः किसमें टूट जाती है? न्यूक्लियोसाइड्स में टूट जाती है। किसमें टूट जाती है? न्यूक्लियोसाइड्स में टूट जाती है। इस प्रकार भोजन की शेष न्यूक्लिक अम्लों का पाचन न्यूक्लियेजेज एंजाइम के द्वारा आंतरिक रस में उपस्थित पाचक विकरों द्वारा संपन्न हो जाता है। इस प्रकार आंतरिक रस में उपस्थित भोजन के समस्त अवयवों का पाचन आंतरिक रस में उपस्थित पाचक विकरों के द्वारा पूर्ण हो जाता है। अगला क्या है? अगला है ब्रूनर ग्रंथियां। कौन है? अगला क्या है? ब्रूनर ग्रंथियां। ब्रूनर ग्रंथियां भी कहां पाई जाती हैं? छोटी आंत में पाई जाती है। कहां पाई जाती हैं? छोटी आंत में पाई जाती है। इससे किसका स्राव होता है? इससे किसका स्राव होता है? आंतरिक रस का स्राव होता है और श्लेष्म का स्राव होता है, जो भोजन में मिलकर उसे क्या बनाता है? चिकना बनाता है, जिससे भोजन को आगे सरकने में क्या होती? आसानी होती। अब आइए अगली है आहार नाल से संबद्ध पाचक ग्रंथियां। क्या है? लीवर। अगला क्या है? लीवर, यकृत या लीवर। तो यकृत हमारे शरीर में पाया जाने वाला आंतरिक सबसे बड़ा अंग एवं सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसका भार लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। इसका रंग कत्थई या गुलाबी होता है। इसकी 2 पालियां होती हैं, दाईं पाल बड़ी होती है, बाईं पाल छोटी होती है। यकृत में कुप्फर कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो मृत आरबीसी का विघटन करने का कार्य करती है। इसके अलावा यकृत के भीतर क्या पाई जाती हैं? पित्त का स्राव करने वाली कोशिकाएं पाई जाती है, जिससे पित्त रस का स्राव होता है। फिर यकृत के नीचे एक थैली के समान संरचना पाई जाती है, जिसे पित्ताशय या गाल ब्लैडर कहते हैं। तो ये पित्त जो होता है, हमेशा पित्त का स्राव 24 घंटे होता रहता है। अमूमन एक 24 घंटे में लगभग 1000 मिलीलीटर या 1 लीटर पित्त रस का स्राव होता है। यह पित्त रस पित्ताशय या गाल ब्लैडर में संचित होता है, और जब छोटी आंत के अग्रभाग पक्वाशय से जब भोजन गुजरता है, तो ये जो पित्त रस क्षारीय होता है, इसका पीएच मान लगभग 7.6 होता है। ये उस भोजन में मिलता रहता है। क्योंकि छोटी आंत के जितने भी पाचक विकर होते हैं, वो क्षारीय माध्यम में ही सक्रिय होते हैं। इस पित्त रस पीले या हरे रंग का क्षारीय तरल होता है, जिसमें पित्त वर्णक, बिलरुबिन, बिलबर्डिन, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ग्लाइकोलेट, कोलेस्ट्रॉल, लैसीथिन, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। पित्त रस में कोई भी पाचक विकर नहीं होते हैं, बल्कि यह भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब आइए हम जानते हैं कि पित्त लीवर के हमारे शरीर में कार्य क्या है। तो आइए हम आपको बताते हैं यकृत के कार्य। तो फंक्शन ऑफ लीवर,
यकृत हमारे शरीर का, इससे पहले बताया गया, यकृत हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अंग होने के साथ साथ ये शरीर का आंतरिक सबसे बड़ा अंग है और सबसे बड़ी भी ग्रंथ है। तो इसके महत्वपूर्ण पहला कार्य है कि ये क्या करता है, पित्त रस का स्राव कहता है, पित्त का श्रावण कहता है। पहला क्या है, पित्त का श्रावण। क्या करता है, पित्त का श्रावण करता है। क्या करता है, पित्त का श्रावण, पहला कार्य है। दूसरा लीवर का कार्य क्या है, यह रक्त प्रोटीन, यह रक्त प्रोटीन क्या है, रक्त प्रोटीन क्या है, फाइब्रिन, फाइब्रिन, थ्राम्बिन, ईटीसी। रक्त प्रोटीन, फाइब्रिन, थ्राम्बिन, प्रोथ्राम्बिन, फाइब्रिनोजन आदि का संश्लेषण करता है। फिर इसके अलावा क्या करता है, यह रक्त प्रोटीन हिपैरिन का भी संश्लेषण करता है। किसका करता है, रक्त प्रोटीन हिपैरिन का भी संश्लेषण करता है। यह हिपैरिन क्या करता है, रुधिर में मिलकर जब हमारी बॉडी में रुधिर वाहिनियों में रक्त निरंतर पर संचरित होता रहता है, तो यह हिपैरिन रक्त का थक्का जमने के लिए क्या करता है, जमने से रोकता है, रक्त का थक्का बनने से रोकता है। अगला क्या है, अगला सबसे महत्वपूर्ण कार्य है लीवर का। ये क्या करता है, जब हमारे भोजन में या हमारे शरीर में जब आवश्यकता से अधिक कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, अर्थात आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज होता है, क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा होती है। इस आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज की मात्रा को किसमें, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करके इसे संचित करता है। किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करके इसे क्या करता है, संचित करता है। और यह क्रिया क्या कहलाती है, ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। क्या कहलाती है, यह क्रिया क्या कहलाती है, ग्लाइकोजेनेसिस। क्या कहलाती है, जब हमारे शरीर में आवश्यकता से अधिक कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है या ग्लूकोज की मात्रा होती है, तो ये आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज क्या होता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। किसके द्वारा, यकृत के द्वारा ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है, और इसी क्रिया को क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। फिर अगला क्या है, जब हमारे शरीर में आवश्यकता पड़ती है, क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, या हमारी कोशिकाओं में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, तो ये संचित ग्लाइकोजन, कौन, संचित जो ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन, संचित ग्लाइकोजन की मात्रा किसमें कन्वर्ट हो जाती है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें कन्वर्ट हो जाती है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है। अर्थात जब हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट की कम मात्रा ली जाती है, तो हमारे लीवर में जो ग्लाइकोजन के रूप में ऊर्जा संचित होती है, ये किसमें टूट जाती है, ग्लूकोज में टूट जाती है, और इस ग्लूकोज के द्वारा हम ऊर्जा की पूर्ति करते हैं। और इस क्रिया को क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहते हैं। जब संचित ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहते हैं। और यह क्रिया कब होती है, जब हमारे कोशिकाओं में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, तो संचित ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर इस शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता की इससे पूर्ति होती है, और इस क्रिया को क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहते हैं। तीसरा स्टेप क्या है, जब हमारे शरीर में क्या होती है, भोजन में अथवा कोशिकाओं में क्या होती है, ग्लूकोज की मात्रा नहीं होती है, तो उस समय जो हमारी कोशिकाओं में जो संचित होती है, क्या, प्रोटीन। क्या संचित होती है, प्रोटीन। और क्या संचित होते हैं, प्रोटीन और फैट्स, वसा जो संचित होती है, प्रोटीन और वसा जो होती है, ये किसमें टूट जाती है, ग्लूकोज में टूट जाती है। किसमें टूट जाती है, ग्लूकोज में टूट जाती है। अर्थात जब प्रोटीन और वसा से ग्लूकोज का निर्माण होता है, तो यह क्रिया कहलाती है ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाती है। क्या कहलाती है, ग्लूकोनियोजेनेसिस।
क्या कहलाती है? जब प्रोटीन और वसा से ग्लूकोज का निर्माण होता है तो यह क्रिया ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाती है। इस प्रकार ये 3 क्रियाएं कौन करता है? हमारा लीवर करता है। कौन कौन? ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस। अगला क्या है? यकृत का कार्य क्या है? अगला यकृत का कार्य क्या है? रक्त का निर्माण करना, शैशव अवस्था में रक्त का निर्माण करना। फिर अगला क्या है? आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्लों तथा प्रोटीन को क्या करना? आवश्यकता से अधिक प्रोटीन और अमीनो अम्लों को क्या है? अमोनिया यूरिया के रूप में संश्लेषण करना, और ये अमोनिया और यूरिया के रूप में उत्सर्जी पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। अगला क्या कार्य है लीवर का? जो हमारे शरीर के अंदर विषाक्त पदार्थ बनते हैं, उन विषाक्त पदार्थों का विसरण करके उसका टॉक्सिक प्रभाव को समाप्त करके उसे उत्सर्जी पदार्थ के रूप में कन्वर्ट करके उसे शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। इस प्रकार लीवर जो होता है हमारे शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगली पाचक ग्रंथि है अग्नाशय। अगली पाचक ग्रंथि क्या है? अग्नाशय। अब आइए, अग्नाशय एक पांचवी, अग्नाशय इसे पेनक्रियाटिक ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पेनक्रियाटिक ग्लैंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पेनक्रियाटिक ग्लैंड्स कहते हैं। ये क्या करती है? अग्नाशय हमारे शरीर की क्या है? मिश्रित ग्रंथ है, जो कहाँ पाई जाती है? अमाशय को 3 ओर से घेरे हुए संरचना होती है पीले रंग की, तो इसे मिश्रित ग्रंथ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथ कहते हैं। क्यों कहते हैं मिश्रित ग्रंथ? क्योंकि इससे हार्मोन्स, इससे क्या? हार्मोन्स और एंजाइम, हार्मोन्स और एंजाइम 2 प्रकार के कार्बनिक रसों या पदार्थों का स्राव होता है। इसी कारण अग्नाशय को क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथ कहते हैं। हार्मोन्स का स्राव क्या होता है? अंतःस्रावी इंडोक्राइन पार्ट से होता है, इंडोक्राइन पार्ट से होता है, जबकि एंजाइम का स्राव एक्सोक्राइन पार्ट से होता है। किससे होता है? एक्सोक्राइन पार्ट से होता है। किससे होता है? एक्सोक्राइन पार्ट से होता है। इसी कारण अग्नाशय को क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथ कहते हैं। इसके पहले आपको अग्नाशय के बारे में विशेष जानकारी दी गई, एक बार हम भी फिर देख लेते हैं कि अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथ कहते हैं और अग्नाशय से लगभग 1 लीटर अग्नाशयिक रस का स्राव होता है। और ये अग्नाशयिक रस छोटी आंत के अग्रभाग पक्वाशय में जब भोजन आगे सरकता है उसमें मिलता रहता है, और उसके भोजन के महत्वपूर्ण अवयव प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्लों का क्या करता है? पाचन करता है। तो आइए, इसके अंतःस्रावी भाग, अंतःस्रावी भाग से हार्मोन्स का स्राव होता है। हार्मोन का स्राव करने के लिए इसके इंडोक्राइन अंतःस्रावी भाग होता है। अंतःस्रावी भाग में एक महत्वपूर्ण प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसे इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस की द्वीपकाएं कहते हैं। लैंगरहैंस की द्वीपकाएं 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं, अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं और डेल्टा कोशिकाएं। अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकेगान, अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकेगान हार्मोन्स का स्राव होता है जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियमन एवं नियंत्रण करता है। बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है जो रक्त में शर्करा की मात्रा का नियमन एवं नियंत्रण करता है। यदि हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है, तो होता क्या है? इस शर्करा की मात्रा जो होती है मूत्र के साथ विसर्जित होने लगती है और इसी अवस्था को मधुमेह कहते हैं। तीसरी कोशिकाएं हैं डेल्टा या गामा कोशिकाएं। इससे सोमैटोस्टेनिन हार्मोन का स्राव होता है जो अल्फा और बीटा कोशिकाओं के स्राव का नियमन एवं नियंत्रण करता है। दूसरा है अग्नाशय का जो दूसरा भाग है बहिस्रावी भाग। बहिस्रावी भाग क्या होता है? अग्नाशयिक रस का स्राव होता है और इस अग्नाशयिक रस में 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। पहला क्या है? ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन एंजाइम जो प्रोटीन का पाचन करते हैं, जो प्रोटीन को पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड में तोड़कर उसे रक्त कोशिकाओं के अवशोषित करने योग्य बनाते हैं। और दूसरा पाचक एंजाइम है स्टेप्सिन एंजाइम जो भोजन की वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। और जो तीसरा पाचक एंजाइम है अमाइलॉप्सिन जो भोजन की कार्बोहाइड्रेट्स को
किस में तोड़ता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज अथवा क्या है, डाइसेक्राइड्स और मोनोसेक्राइड में तोड़ता है। और तीसरा पाचक और चौथा पाचक एंजाइम है न्यूक्लियेज, जो भोजन की न्यूक्लिक अम्लों डीएनए और आरएनए को क्रमशः न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोटाइड में तोड़ देता है। इस प्रकार अग्नाशयिक रस में 4 प्रकार के पाचक विकर पाए जाते हैं जो भोजन की प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और न्यूक्लिक अम्लों का पाचन करते हैं। तो मेरे मित्रों, ये आपका आहार नाल से संबंधित पाचक ग्रंथियां आपको समाप्त हो गई। और इस हमारे चैनल को आप अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करिए और इसका लाभ उठाइए। आने वाली परीक्षाओं में आपको इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन अवश्य मिलेंगे। जय हिंद।